किया घोषित। इंदौर से पुष्य मित्र भार्गव और रतलाम से प्रहलाद पटेल प्रत्याशी। आज पार्टी आलाकमान ने किया फैसला। ईडी के कार्यालय में तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार कर रही प्रदर्शन। राजभवन का करेगी घेराव। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में नेताओं पत्रकारों से मारपीट पर किया निंदा। कहा, क्या यही है बीजेपी का लोकतंत्र? देश के लोकतंत्र के लिए लड़ेगी कांग्रेस। सीएम बघेल राहुल का हालचाल जानने पहुंचे अपोलो अस्पताल। डॉक्टरों से लिया इलाज का जायजा। परिजन को राहुल के जल्द स्वस्थ होने का दिया आश्वासन। छतरपुर जिला अस्पताल से चिकित्सकों की लापरवाही आई सामने। बिना इलाज के ही घायल महिला को दी छुट्टी। जबरन कागजों पर करवाए महिला के हस्ताक्षर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी ने इंदौर और रतलाम से महापौर प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। कई बैठकों के दौर के बाद पार्टी आलाकमान ने यह फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार इंदौर से पुष्य मित्र भार्गव और रतलाम से प्रहलाद पटेल को महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी में नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार मंथन भी जारी है। जी नहीं, हमारे नगर में माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी और माननीय हमारे चेतन जी कश्यप साहब के नेतृत्व में ऐसे कार्य हुए हैं। हमारा नगर महानगर की ओर बढ़ रहा है और वहाँ पर काम बोलता है, विधायक जी का विजन बोलता है। और मैंने भी अपने पार्षद रहते हुए अपने वार्ड में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों की बदौलत और एक अच्छे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता की बदौलत मुझे मौका मिला। अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई रतलाम में अपना उम्मीदवार। हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि बीजेपी से कौन आ रहे हैं, अब कर दें। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के कार्यालय में पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी के कार्यालय में कांग्रेसजनों और पत्रकारों के साथ मारपीट की। साथ ही मिश्रा ने कहा कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी सरकार इस तरह की दमनकारी नीति अपना रही है, जिसके विरोध में एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा, जो बदले की भावना से अराजकता फैला रहे हैं, हमारे मनोबल को कमजोर करना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग पैरों से नहीं दिमाग से अपाहिज हो चुके हैं। क्या इस देश में ऋण लेना अपराध है? और यदि ऋण लेना अपराध है तो देश के अरबों रुपया विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग लेकर भाग गए, वो क्या फ्रीडम फाइटर हैं? हमने ऋण लेकर हमारे लोगों को पेट पालने के लिए उनको ईमानदारी का पैसा चुकाया, वो अपराध हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसकी शिकायत की, इलेक्शन कमीशन को हमने पूरा हिसाब दिया, ऑडिट रिपोर्ट बताई। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी को लिखकर दिया कि ये लोक प्रतिनिधित्व कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2000 में काबिज हुई, तब 2015 में यही प्रधानमंत्री थे और यही अमित शाह जी भाजपा के अध्यक्ष और जो आज गृह मंत्री थे, तब इस केस का ईडी ने खात्मा कर दिया। आज क्या सनक है इन लोगों को जो आज वही केस उन्होंने फिर उठाया है। जब जिस केस का खात्मा हो गया उसको फिर ईडी के माध्यम से उठाकर 3 दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी को ये लोग परेशान कर रहे हैं। और परेशानी भी किस हद की कि मानसिक रूप से उन्हें त्रास कैसे दिया जाए। 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विदाई के दिन है वहां हम कैसे कब्जा करें, 2024 में प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को कैसे लाएं, और ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं
जिनके खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नीरो शब्द कहकर टिप्पणी की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के दफ्तर में नेताओं और पत्रकारों से मारपीट की घटना का निंदा किया। उन्होंने अपने बयान में भाजपा को घेरते हुए कहा कि इस घटना में प्रशासन और शासन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश में संभव नहीं है। जिसने भी यह आदेश दिए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी का यही लोकतंत्र है। साथ ही दिग्गी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ेगी। और क्या कुछ कहा दिग्गी ने, आपको सुनवाते हैं। पहली बार इस देश में एक ऐसी घटना हो रही है जहां की प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुसकर न केवल कार्यकर्ताओं को पीट रही है, बाहर फेंक रही है, लेकिन पत्रकारों के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। ये फांसीवादी प्रवृत्ति और आने वाले फांसीवादी व्यवस्था का एक प्रतीक व प्रमाण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में होना संभव नहीं है। अगर होता है तो निंदनीय है। जिसने भी आदेश दिए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं क्या यही लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? यही लोकतंत्र है मोदी जी, शाह जी आपका? यही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा के फेंका गया, उनकी पीठ पे लात मारी गई। क्या इस प्रकार का व्यवहार किसी भी पुलिस कर्मी से और पुलिस विभाग से ये कभी स्वीकार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है, अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ी है। जब ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग नहीं डरे तो इस हुकूमत से क्या डरेंगे? हर कदम पर इस भारतीय संविधान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए लड़ाई लड़ेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सही सलामत बचाए गए मासूम राहुल से मिलने सीएम भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों से राहुल के इलाज का जायजा लिया। साथ ही राहुल के परिवार को उसके जल्द स्वस्थ होने का आश्वासन भी दिया है। खबर छतरपुर के गोराताल से, जहां सड़क हादसे पर घायल एक महिला को चिकित्सकों ने बिना उपचार करे ही अस्पताल से छुट्टी दे दी। दरअसल महिला के पति का आरोप है कि सड़क हादसे के बाद वह अपनी पत्नी को जिला अस्पताल लेकर गया था, जहां किसी चिकित्सक ने उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया। तो वहीं महिला चिकित्सक डॉक्टर संजना रॉबिन्सन ने कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराकर घायल महिला की छुट्टी कर दी। पति के मुताबिक उसकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर है, जिसके कारण मजबूरी में उसे अपनी पत्नी का इलाज निजी अस्पताल में ही कराना पड़ा। कुमार कहाँ के रहने वाले? गोराताल। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैडम ने देखा, संजना मैडम ने देखा, मैंने इलाज भी नहीं किया मेरा इसका। क्या हुआ था? वो गाड़ी बाइक से गिर गई थी, वो इस करके उनने छुट्टी दे दी, मेरे से साइन करवा लीजिए, मैं मिशन में जा रहा हूँ। क्यों दे दी छुट्टी? क्या वजह? पता नहीं, नाराज हो गई थी वो। क्या कह रही है? वो कह रही जाओ, छुट्टी है आपकी, साइन करवा लीजिए। मरीज कैसा है आपका? सीरियस हैगा। कहाँ ले जा रहे हैं आप? मिशन में ले जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भाजपा के चुनाव संचालन प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव और भाजपा के प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्षद पद के उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन किया गया।
भोपाल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल संगीता शर्मा के नेतृत्व में हमीदिया अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने नर्सों से मुलाकात का समय लिया था, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने प्रतिनिधि मंडल को नर्सों से नहीं मिलने दिया। जिसके बाद संगीता शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 50 नर्सों के साथ डॉक्टर दीपक मरावी ने अश्लील हरकतें की थी, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 10 दिनों में जांच की बात कही है। जांच के दौरान उनके साथ शोषण हो सकता है। हमारी नर्सों से बात हुई थी, वो हमसे मिलना चाहती थी, लेकिन अधीक्षक के इशारे पर उन्हें नर्सों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मरावी द्वारा 50 नर्सों के साथ अश्लील हरकतें की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से की थी। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी द्वारा कि 10 दिन में जांच होगी। जांच के दौरान उनके साथ शोषण हो सकता है और इसी वजह से हमारी उनसे बात हुई थी, हम उनसे मिलने के लिए आए थे, पर यहाँ के अधीक्षक जी द्वारा डॉक्टर मरावी जी द्वारा हमें रोका गया, उनकी प्राइवेट एजेंसी द्वारा हमें रोका गया, यहाँ का जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा हमें रोका गया और नर्सेस से मिलने नहीं दिया गया, जबकि नर्सेस हमारा इंतजार कर रही थी। उमा भारती के शराबबंदी कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने उमा पर तंज कसते हुए कहा कि उमा अपना राजनीतिक वजूद बचाने का प्रयास कर रही हैं। कभी पत्थर फेंक रही हैं तो कभी गोबर फेंक रही हैं। आगे पता नहीं क्या क्या फेंकेंगी। यह सब सिर्फ उनका राजनीतिक परपंच है। अगर वो वाकई में शराब बंद करवाना चाहती हैं तो राजधानी में मंत्रालय जाकर धरना दें और जब तक शराब बंदी ना हो जाए धरने से ना उठे। इसमें कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करेगी। अपनी उपेक्षा से परेशान होकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी शराबबंदी के नाम पर नाटक नौटंकी के बाद अब कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगी हैं। शराबबंदी के नाम पर कहीं पत्थर फेंकती हैं, कहीं गोबर फेंकती हैं और पता नहीं आने वाले दिनों में क्या क्या फेंकने वाली हैं। अगर उमा भारती जी शराबबंदी के लिए गंभीर हैं तो भोपाल राजधानी में मंत्रालय में धरने में बैठे और जब तक प्रदेश में शराबबंदी ना हो जाए तब तक धरने पर से ना उठें और कांग्रेस पार्टी भी शराबबंदी की मुहिम में उनका समर्थन करेगी। लेकिन भाजपा में ये केवल नाटक नौटंकी चल रही है। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उमा भारती जी प्रपंच कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक महिला ने अपनी परेशानी बताई। आपको बता दें कि महिला ने सरकार की योजना के तहत ऑटो खरीदा था, जिसके लिए उसने इलाहाबाद बैंक से 2 लाख रुपए का लोन फाइनेंस कराया था। वहीं महिला ने 4 साल की किस्त जमा कर दी थी, लेकिन बैंक वाले अब 7 साल की किस्त जमा कराने की बात कह रहे हैं। साथ ही महिला बैंक प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि पहले 60,000 रुपए सब्सिडी बताई गई थी और अब 40,000 सब्सिडी की बात बैंक वाले कह रहे हैं। वहीं महिला 1 महीने से बैंक के चक्कर लगा रही है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने महिला को मदद का भरोसा दिलाया है। सर, भैया से मैंने बात करी, अभी तो भैया ये बोल रहे हैं उनके भैया पीए से बात करने को बोला, तो उनने ये बोला है मेरे से कि फिर भैया के बंगले में जाएं, वहाँ पे कोई शहर है उनसे बात करने जाके। 1 महीने से मैं सिर्फ चक्कर लगा रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। मामला ये, मैंने भैया की योजना द्वारा ऑटो उठाया था लोन में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तो उसमें मेरे को लोन सेंक्शन हुआ, 2 लाख का फॉर्म भरा था, 1,91,000 मेरा लोन वहाँ से फाइनल हुआ था। तो अब वो ये बोल रहे बैंक वाले कि 7 साल की आपको सब बैंक की किस्त जमा करनी पड़ेगी और मैंने 4 साल की किस्त जमा करवाई थी। अब ये बोल रहे 1,60,000 का आपका लोन है और फिर जो पहले मैनेजर थे वो बोल रहे हैं कि आपकी सब्सिडी 60,000 आई थी, अब दूसरे मैनेजर बोल रहे 40,000 आई है। अब फिर मैं गई दोबारा तो बोल रहे 1,10,000 और लोन है, तो मैं अगर लोन ही भरती रहूंगी तो मैं क्या करूंगी आगे के लिए। तो बहुत परेशान कर रहे हैं। उसमें यह है कि वो सही से बात भी नहीं कर रहे। जी, आज मैंने रोक के बात करी क्योंकि मैं 1 महीने से बहुत परेशान हूँ। इस बीच अभी शनिवार को मेरा एक्सीडेंट भी हो गया इसी टेंशन में। उनने सिर्फ अपने पीए से मिलवा दिया, उनने फिर बोल दिया कि जाओ वहाँ पे बंगले जाओ भैया के, वहाँ कोई सर बैठे वहाँ बात करो जाके। 8% राशन कार्ड से जी, हाँ 12% लगा रहे हैं। राधा राजपूत। अगर मैंने मेरे संग और भी लेडी से बोले हम जुड़ेंगे,
ये अपना पुलिस पब्लिक है ना, पुलिस लाइन वायरलेस, वहाँ का बैंक ऑफ इंडिया आएगा। अब हो गया, लेकिन पहले पूरे इलाहाबाद का था, अब वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ये पूरे डॉक्यूमेंट से मेरे। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि राहुल गांधी को ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। बीजेपी नेता मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलता। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि चयन समिति अपना काम कर रही है। हमारी सरकार में विकास के कार्य हो रहे थे, लेकिन सरकार गिरा दी गई। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री इंदौर में कांग्रेस पार्टी की ओर से महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के खबर राजधानी भोपाल के टीटी नगर से, जहां एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वहीं गंभीर अवस्था में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल करीब 6 माह पहले आरोपी विजय थुले ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी। उसके बाद भी लगातार महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था, जिससे परेशान महिला ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आरोपी के परिजनों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी प्राप्त करने पर पूरा मामला ये सामने आया है कि जो पीड़िता है एक 65 वर्षीय व्यक्ति के यहाँ कार्य करती थी और उसके परिजनों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का कारण जानने का प्रयास किया गया। उसमें यह आया सामने कि एक 376 का दुष्कर्म का रिपोर्ट भी महिला द्वारा की गई है आरोपी के विरुद्ध, और इसके ये बात संज्ञान में आने पर जो आरोपी के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। ये अभी प्रथम सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू कार्यक्रम पूरा हो चुका है। 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम राहुल 104 घंटे की मेहनत के बाद देर रात सही सलामत बचा लिया गया है। राहुल का इलाज अपोलो अस्पताल में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मासूम राहुल के गड्ढे में सांप से भी सामना हुआ, लेकिन दुआओं के आगे किसी की नहीं चली। मासूम राहुल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेस्क्यू टीम में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सेना और एनडीआरएफ के जवानों को बधाई दी है। राहुल, आप मुस्तैद थे यहाँ पर? देखिए, जो है राहुल, आप सभी देश के सभी लोगों की दुआएं और हमारी जो टीम है जो लगातार, चाहे वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आरबी हो, जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी, सभी लोगों ने अथक प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आप देखे होंगे कि हर 1 घंटे में और उसकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे, और इसी का नतीजा है कि जो है लगभग 101 आवर्स तक एक जगह पे रहने के बावजूद जो है बिल्कुल एक तरह से स्वस्थ है। आप खुद ने देखा कि जैसे उसको एम्बुलेंस से उतारा गया तो एक तरह से स्वस्थ लग रहा था, और जो डॉक्टर की टीम उनके साथ आई है उनका कहना है कि हमने रास्ते में उसको ऑक्सीजन की जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, रास्ते में उसको खाने को दे रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ है वो। और इसके लिए जो पूरी टीम है स्पेशली उन्होंने बहुत रात दिन, और सबसे बड़ी जो चुनौती आप लोगों ने देखा होगा कि जो चट्टान का जो रॉक्स थी, एक को काटने दूसरी चट्टान सामने आ रही थी, तो लेकिन इसके बावजूद जो राहत टीम जो थी, जो हमारी जो वहाँ पर स्टाफ था, उसका जो हौसला था वो बुलंद हौसला था, और उसी की जो है कारण से 101 घंटे के बाद में भी राहुल को सुरक्षित और स्वस्थ निकाला गया। पुलिस भी यहाँ से पल पल मॉनिटरिंग कर रहे थे, आप पुलिस से डायरेक्ट बात करते हैं, एसपी से लगातार? देखिए, केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासन का और एक बिल्कुल गांव के जो लोग, वहाँ मैंने देखा कि किस तरह से उस गांव के जो लोग हैं पुलिस को या जो टीम वाला लगी रान टीम को
उसकी हर तरह से मतलब जो ज़रूरत थी भोजन की, पानी की, वो भी व्यवस्था, मतलब हर छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति की एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका इसमें रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सबकी दुआएं उसके साथ रहती हैं। तो देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ सभी लोग खुश हैं, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी बात है कि एक मासूम जो है वो उसकी जान जो है खतरे में थी, और हर व्यक्ति के परिवार में कोई न कोई बच्चा रहता है, तो हर सबको वो एक चेहरा दिखता है कि जो अपने बच्चों की तरह सोचते हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही घटना हुई थी हम तुरंत उस दिन पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद देखा था तो काफ़ी एक तरह से एक चुनौती थी, लेकिन सभी ने मिलकर के उसका मुकाबला किया और इसका परिणाम के सामने। बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना महापौर प्रत्याशी केंद्र उतार दिया है, जहां आप मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मुस्लिम समाज से समाज सेवी रईस वली को प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद रईस वली ने खबर भारत से बात करते हुए रईस ने आपके विचारधारा की तारीफ की है और शहर विकास के कार्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इसके बाद रईस वली ने कांग्रेस और भाजपा को जमकर निशाना साधा और खबर भारत की टीम से प्रत्याशी ने और क्या बात की, आइए आपको सुनाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव का जो आगाज़ हो चुका है, इसी बीच जो है भाजपा और कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशी जो जबलपुर में उतार चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने है जो जबलपुर में जो है महापौर प्रत्याशी का नाम सामने आया है, जहां पर जनाब रईस वली साहब को जो है महापौर प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ इस वक्त जनाब रईस वली साहब जो मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि शहर विकास को लेकर उनका क्या फोकस रहेगा और क्या उपलब्धि यहाँ पर रहेगी उनकी। आपको महापौर प्रत्याशी बनाया गया आम आदमी पार्टी, क्या जनता के बीच जाएंगे, क्या फोकस रहेगा आपका विकास को लेकर? जितने भी शहर के विकास जितने भी हुए हैं, ज़्यादातर कामों में विकास के जितने भी काम हुए हैं, तकरीबन 99% कामों में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। हर काम में मतलब महापौर तक की बाकायदा कमीशन गया है। जो नीचे के अधिकारी वो भी कमीशन लेते हैं। 100 रुपये अगर खर्च होना है तो 40 रुपये का काम होता है, 60 रुपये उसमें कमीशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता ये रहेगी आम आदमी पार्टी की कि 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा। जितने भी विकास कार्य होंगे उसमें 100 रुपये अगर लगना है तो 100 रुपये के 100 रुपये ही उसमें लगेंगे, ताकि उसकी लाइफ रहे। और जितने भी विकास कार्य होना है, चाहे वो सड़कें बनना है, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम में इतना कंक्रीट की उन्होंने ड्रेनेज बना दी, नीचे उसमें उन्होंने कंक्रीट का वो जाल बिछा दिया। अगर नीचे कच्चा रहता, नीचे कंक्रीट नहीं बना का वो देते बेसमेंट, तो कम से कम वाटर लेवल अपने यहाँ का नीचे नहीं जाता। आज वाटर लेवल जो इतना नीचे चला गया है, और 100 फीट के नाले को उन्होंने 12 फीट का नाला कर दिया कंक्रीट का चक्कर बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनको उसमें कमीशन मिलना था। तो ये जितने काम भी हुए हैं, गलत काम हुए हैं, उसकी फिर से फाइल खुलेंगी, जितनी फाइलें खुलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की मदद से, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर वहाँ तक पहुँचती है आम आदमी पार्टी, तो पूरी प्रदेश सरकार की मदद से यहाँ पे जो डेवलप किया जाएगा, जितने भी विकास के कार्य होंगे, चाहे सड़कें हों, चाहे नाली हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे बिल्डिंगें हों, जो भी, चाहे शिक्षा का मामला हो, जो भी मामले हैं, उसमें सब में बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम किया जाएगा। नीट एंड क्लीन, इसमें जनता के पैसे का 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये हमारे कहीं ना कहीं आप एक समाज सेवी के रूप में जबलपुर शहर में काफ़ी समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं अपने। मुस्लिम क्षेत्रों में काफ़ी आपका काफ़ी नाम है, लोग आपको जानते हैं। तो क्या मुस्लिम क्षेत्रों को लेकर फोकस रहेगा? कहीं ना कहीं मुस्लिम क्षेत्र जो होते हैं उपेक्षा से दूर हैं, साफ़ सफाई की बात करें, कई विकास की बात करें, उनसे दूर है, क्या फोकस रहेगा उनका? देखिए, हमारे लिए मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र, हमारे लिए महापौर की हैसियत से अगर आप बात करेंगे तो हमारे लिए सब क्षेत्र बराबर हैं महापौर की हैसियत से। जब मज़हब की बात आएगी, दीन की बात आएगी, शरीयत की बात आएगी, तो रईस वली सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा। लेकिन जब समाज की बात आएगी और काम करने की बात आएगी, शहर के विकास की बात आएगी, तो रईस वली पूरे शहर के लिए नहीं, तो जितने भी काम बाकी हैं पूरे शहर, मतलब पूरे 79 वार्ड में, वो उसमें एक नियत, मतलब बिल्कुल एक टारगेट लेके चलेंगे हम लोग कि इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे हमको इसको काम करना है। और बाकायदा जितने भी कामों ठीक होंगे उसके टेंडर बुलाए जाएंगे, बाकायदा एक कमेटी बनेगी, और कमेटी में जितनी भी पार्टियां हैं सबके नुमाइंदे रहेंगे और उनकी देख रेख में काम होगा। ये हमारा नज़रिया है। अगर मालिक वहाँ तक पहुँचा देता है तो फिर आप लोग देखेंगे। अभी हम आपसे ज़्यादा वादा तो नहीं कर रहे, आने वाले वक्त में अगर ऐसा मौका मिलता है हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को, तो काम बताएगा कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। कहीं ना कहीं आप कांग्रेस से बिलोंग करते थे, अब आपने आम आदमी पार्टी की पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या विचारधारा आपने रखा आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा नज़रिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो मुसलमानों के वोट इस्तेमाल कर रही थी कांग्रेस पार्टी, और मुसलमानों को साइडलाइन कर देती थी, सिर्फ उनको वोट से मतलब रहता था। अब आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 25 लाख वोटर हैं मध्य प्रदेश मुसलमानों के। 1 करोड़ 25 लाख वोटर में कुल 3 सीटें मुसलमानों को दी। आबादी के हिसाब से कम 47 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में, 7 सीटें लोकसभा बहुल है मुस्लिम।
तो आबादी के हिसाब से उतना उनको रेशो मिलना चाहिए था। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुसलमान को क्या इस लायक नहीं समझा कि उम्मीदवार बनाया जा सके। 2014 में भी आपने नहीं बनाया था, आपने 2019 में भी नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। यही सब बातें हम लोग के दिमाग में थी कि मुसलमानों को निगलेक्ट किया जा रहा है, मुसलमानों को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है, तो ये सब बातें दिमाग में थी। इस बीच में ओवैसी जी की पार्टी का ऑफर आया। कम से कम 1.5 साल से ओवैसी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी उनसे ये मांग थी कि आप अपनी पार्टी का जो नाम है उसको चेंज करिए, क्योंकि हम सियासत करने जब जा रहे हैं तो हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। उनकी जो पार्टी का नाम है उसमें ऐसा लगता है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई है, तो इसी वजह से रुका हुआ था मामला। और ये बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी की बी टीम में भी नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी का ऑफर है हमारे पास, हम 1 नंबर टीम में नहीं जा रहे, तो हम इनकी टीम में क्यों जाएंगे। जब आम आदमी पार्टी का जिक्र निकला और आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो इनका नज़रिया बिल्कुल साफ़ है। ये सिर्फ काम करना जानते हैं, इनके नज़र में हिंदू मुसलमान की कोई वो नहीं है, सिर्फ इंसानों की बात करते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं, ईमानदारी से काम करने की बात करते हैं। सिर्फ ये बात हम लोग के दिमाग में आई कि जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है, जनता की सेवा करेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करेगा, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो आदमी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनकी ये बात है, तो ऐसी पार्टी में अगर हम लोग शामिल हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में, अभी तो हम लोग की शुरुआत है, अभी हम जलपुर से शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से अपना, आने वाले वक्त में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। विधानसभा चुनाव तक की मालिक चाह 1.25 साल 1.5 साल बाकी हैं अभी, 1.25 साल 1.5 साल में हम यहाँ पर इतनी पार्टी को मजबूत कर देंगे कि अपनी विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करवा देंगे। बिल्कुल, जनता के बीच आप जाएंगे, जनता के बीच में क्या अपने वादे लेके जाएंगे, क्या विकास की धारा जितने भी विकास के कार्य होते हैं जलपुर शहर में, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो नालियों का ड्रेनेज का मामला हो, जैसे अभी बारिश शुरू होगी आप देखिएगा घरों के अंदर जो गाढ़ा बस्ती है या नाले के किनारे जितनी बस्तियां हैं वहाँ सबके घरों के अंदर पानी भर जाता है। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ताकि लोगों के घर में पानी न भरे। उसके बाद जो सड़कें चौड़ी होना है उसका फंड लेके आएंगे ताकि सड़कें चौड़ी हो जाएं। और शिक्षा जगत में जो भी मतलब अपने सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनकी बिल्डिंगें आप जाके देखिए तो वो बहुत ही मतलब खस्ता हाल है। तो उनको जैसे दिल्ली की तरफ पर जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल सरकारी स्कूल चलाए हैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ भी उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और भी जो काम है इसमें सरकारी इसमें नगर जी पानी की व्यवस्था तो जो अपन वाटर लेवल इतना है पानी की व्यवस्था भी करेंगे अपन, और बहुत सारे काम हैं इसमें आनंद भाई, तो ये सब उसमें, लेकिन जो भी काम होंगे बिना भ्रष्टाचार के होंगे। बस ये बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी रईस वली साहब। तो और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज में जो है जबलपुर में विकास करने का वादा कर रही है और जनता के बीच जाके जो है उनका भी सबसे आशीर्वाद लेगी। जबलपुर से खबर भारत के लिए मोहम्मद शरीफ। नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में खंडवा के वार्ड नंबर 5 से अमरीन खान पति मोहम्मद फैयाज खान ने अपना नामांकन एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह को जमा किया है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की फहरिस्त काफी लंबी है। इस बार चुनाव लड़ने में शासकीय कर्मचारी, पूर्व सैनिक समेत आम नागरिक भी रुचि दिखा रहे हैं। खबर गौरेला से, जहां एक पिता पुत्री को सांप ने काट लिया जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना नवापारा गांव की है, जहां पिता पुत्री सो रहे थे तभी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया, जिस कारण पिता राय सिंह और 12 साल की बेटी साधना की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के भीमाकुंड में एक युवक को बाजना निवासी युवक मनोज ने लाठी डंडों से मारपीट कर बड़ा मलहरा सड़क पर फेंक दिया, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों ने 100 डायल की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां युवक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे झांसी रेफर कर दिया है। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव लेकर बाजना थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर जबलपुर से, जहां 3 छात्रों की भेड़ाघाट में बहने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक लड़की और 2 लड़के सेल्फी ले रहे थे, जहां संतुलन बिगड़ने से तीनों घाट पर गिर गए। पुलिस के मुताबिक लड़की का शव मिल चुका है और लड़कों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि 8 छात्रों का जत्था एडमिशन के सिलसिले के बाद भेड़ाघाट घूमने गए थे।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।